सखा, मेरी गर्लफ्रेंड चाहती है कि मैं उससे शादी करूं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि शादी करनी चाहिए। मैंने कई बार उसे ये बात बताई भी है, लेकिन वो इसे दोबारा दोबारा उठाती रहती है। मुझे लगता है कि शादी करके उससे हर चीज़ के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी। जैसे हर चीज़ से बोर हो जाता हूँ, शायद वैसे ही सेक्स से भी एक दिन बोर हो जाऊँगा। शादी करके नए रिश्ते बनेंगे। हर हफ्ते उसके घर वालों को फ़ोन करो, उनका हाल चाल पूछो, उनसे अपनी ज़िंदगी की हर चीज़ के लिए पूछो। ऐसा ऐसा ही वो अपने जीजाजी से भी एक्सपेक्ट करती है। जब उसके जीजाजी उसकी दीदी को कॉल वॉल नहीं करते हैं तो वो मेरे से बोलती है कि जीजाजी ऐसा नहीं करते, वो ऐसा नहीं करते। हालांकि वो मेरे से बोलती है कि मैं मान जाऊंगी ऐसा। जब अगर वो अपनी जीजाजी से एक्सपेक्ट कर रही है तो मेरे से भी वो ऐसी एक्सपेक्टेशन करेगी। फिर बच्चे पैदा होंगे। जैसे 24 साल मेरे को खुद को बड़ा करने में लग गए, वैसे ही 24 साल उनको भी बड़ा करने में लग जाएंगे। और फिर मर जाऊंगा। तो मुझे क्या करना चाहिए? इतना आगे तक तुम सोच लेते हो? देखो मोहित, मैं अभी तक जो देख रहा हूं, तुम्हारी दिक्कतों में एक दिक्कत सबसे बड़ी ये है कि तुम हर चीज के बारे में पहले से प्लान हो। हर चीज के बारे में आपको मालूम है कि जिंदगी दिखाई देती है कि हर एक की एक जैसी है, लेकिन एक जैसी है नहीं। जिंदगी हर एक की बिल्कुल डिफरेंट है। और तुमने अभी तक शादी के बारे में जो अंदाजे लगाए हैं वो निश्चित ही दूसरों को देख के लगाए हैं। और मैं ये भी कहूंगा कि काफी हद तक तुमने सही अंदाजे लगाए हैं। लेकिन इसमें एक अंदाजा तुम बिल्कुल नहीं लगा पा रहे, और वो ये है कि उस सिचुएशन की रियल अवस्था में तुम क्या करोगे। अभी तुम्हारे पास वो सिचुएशन नहीं है। अभी सब कल्पना ही है। अभी सब सपोज दैट है। और जब मैं कहता हूं कि इंसान को कल्पना में ही जीना हो, तो बेहतर तरीके की कल्पना कर सकता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिस तरीके से आपको ये लगता है या बताया गया है या सुना है कि जिंदगी में शादी के बाद बहुत झंझटें होती हैं, क्या ऐसा ही आपको गर्लफ्रेंड के बारे में नहीं बताया गया था कि गर्लफ्रेंड बहुत झंझटें करती हैं? बताइए। फिर भी आपने उसको किया क्यों? क्योंकि उस समय लगता था कि सब लोग की गर्लफ्रेंड है तो मेरी भी होनी चाहिए। तो आप लोग सबकी गर्लफ्रेंड हैं ये सोच के आप अपनी गर्लफ्रेंड बनाने चल दिए, लेकिन सब लोग विवाहित हैं ऐसा सोच के आप विवाह की तरफ क्यों नहीं बढ़ते? तो उस समय अकल नहीं थी उतनी। उस समय 17-18 साल के थे। अभी आपको लगता है? दुनिया में पहली बार जापानी तकनीक और भारतीय चिकित्सा ज्योतिष के माध्यम से सखा वेलनेस कर रहा है गंभीर से गंभीर बीमारियों का इलाज। हमारी विशेषता, ना कोई दवा, ना ही कोई ऑपरेशन, ना कोई योग, ना प्राणायाम, ना ध्यान, ना ही किसी प्रकार से खान पान का कोई बंधन। जब सब जगह से निराश हो, सखा वेलनेस। अकल आ गई? नहीं, अकल तो नहीं, उतनी नहीं। देखो, यही सोचने वाली बात है। तब भी आपको लगता था कि अकल नहीं आई, अब भी आपको लगता है कि शायद अभी अकल उतनी नहीं आई। और मैं आपको दावे से कह सकता हूं, मरते दम तक यही स्थिति रहेगी कि अकल पूरी नहीं आएगी। किसी को भी नहीं आती। हर व्यक्ति पीछे देखता है तो अपने आप को पाता है कि वो कम अकलमंद था, वर्तमान में वो ज्यादा अकलमंद है, लेकिन अभी और अकल की जरूरत है। ऐसा हर व्यक्ति के साथ होता है। लेकिन ये अकल ना तो किसी भोजन के साथ आती। किसी ने बड़ा अच्छी बात कही थी, उसने कहा था कि बादाम से खाने से अकल नहीं बढ़ती, ठोकर खाने से अकल बढ़ती है। ऐसा कहीं मैंने पढ़ा था फेसबुक वगैरह पे ही कहीं ऐसे चलते वक्त। निश्चित ही जिंदगी की पीड़ाएं, जिंदगी का संघर्ष जितना सिखाता है उतना कोई और चीज नहीं सिखाती। जिंदगी की पाठशाला को ना तो आप किताबों में पढ़ सकते हैं, ना दूसरे की जिंदगी देख के। बहुत से लोग ऐसे हैं जो शादी के बाद आनंदित हैं। मैं एक ऐसे सन्यासी को भी जानता हूं जिनकी एज लगभग इस समय 70 साल के आसपास है। लगभग 70 साल के आसपास। उन्होंने शादी पहले तो नहीं की, कभी को वो ओशो के संग में रहे। और उन्होंने कहा, ओशो ने कहा कि विवाह की जरूरत नहीं, इसलिए उन्होंने विवाह किया भी नहीं। धन बहुत था, पैसा बैंक में डाल दिया, उसका ब्याज खाते रहे। धीरे धीरे अब वो बूढ़े हो गए। एक दिन उनका फोन आया, वो रोने लगे। मैंने उनसे पूछा क्यों रोते हैं? तो बोले रोते हैं ये
कि अब सुबह उठते हैं और शाम तक सिर्फ एक सन्नाटा, एक खालीपन है, और अब महसूस होता है कि कोई होता जो मुझे एक कप चाय दे देता, ऐसा उनको लगता है। तो मैंने कहा तो आपने विवाह क्यों नहीं किया? बोले विवाह इसलिए नहीं किया क्यों? उसने कहा विवाह करोगे अड़चन आएगी, उसके बाद जो है आपकी यात्रा रुक सकती है। तो मैंने कहा फिर आपको क्या लगता है? कहने लगे यात्रा हो नहीं पाई। अगर मैं बुद्ध हो गया होता तो शायद फिर मैं अकेले जी सकता था। ऐसा उन्होंने कहा कि अगर मैं बुद्ध हो जाता तो शायद मैं अकेले जी सकता था, लेकिन मैं बुद्ध भी नहीं हो पाया, इसलिए अब मुझे पीड़ा होती है। तो उस समय मेरे साथ जो सन्यासी मां रहा करती थी, एक सन्यासी, एक महिला मेरे पास रहती थी, उसने फोन लिया और मैंने कहा आप इनसे बात करें तो ये ज्यादा बेहतर कह पाएंगे। तो उसने उनसे कहा कि स्वामी जी, आप मुझे किसी बुद्ध पुरुष के बारे में बता सकते हैं जो नितांत अकेला जिया हो? बोले नहीं। तो उन्होंने कहा अगर आप ऐसा समझते हैं कि बुद्धत्व के बाद ऐसी कला आ जाएगी कि आप अकेले रह सकते हैं, तो बहुत दिक्कत है, क्योंकि बुद्धत्व के बाद तो आदमी और ज्यादा बच्चा हो जाता है, वो अकेले रह ही नहीं सकता, किसी ना किसी को केयर करनी पड़ेगी। इसीलिए शायद एक बुद्ध पुरुष को संभालने के लिए नेचर में एक शिष्यत्व टाइप की व्यवस्था चली कि कुछ लोग इकट्ठे हो जाएं जो उसको संभाल सके, नहीं तो वो तो मर जाएगा। तो अब यहां पे एक बात आती है, तुम इत्तेफाक से मेरे पास आ गए। अब मैं तुमसे कहता हूं कि विवाह जैसी बंधन तो नहीं, लेकिन विवाह जैसी अगर व्यवस्था हो पाए, व्यवस्था का मतलब संग रहना हो पाए एक लाइफ टाइम, कोई लड़की तैयार हो, वही लड़की तैयार हो जो प्रेम करती है, उसको विवाह की क्या जरूरत? प्रेम करती है, रह सकती, कानून में ऐसे तरीके हैं। लेकिन वो बोलती है कि ऐसे नहीं रह सकते, विवाह करना पड़ेगा। देखो, मैं यहां पे थोड़ी पहले अपनी बात पूरी कर लूं, फिर मैं तुमको आगे की बात करूंगा। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप विवाह कर लेते हैं या संग में रहते हैं तो सबसे बड़ा फायदा यह है कि यदि आपको बुद्धत्व नहीं घटा तो आपको कम से कम चाय देने के लिए एक स्त्री बची रहेगी, कम से कम बुढ़ापे में। और अगर बुद्धत्व घट गया तो भी आपकी केयर के लिए कोई तो चाहिए, तो भी वो काम आएगी। तो चित भी मेरी, पट भी मेरी, टैया मेरे बाप की। शादी करना या कम से कम किसी एक पार्टनर का साथ होना, ये बहुत सर्वसुलभ है। अब आपके सामने एक प्रॉब्लम आती है जो कि इस सोसाइटी की प्रॉब्लम है, और उसके अनुसार कोई भी स्त्री जल्दी बिना शादी के आपके संग रहने को तैयार नहीं होगी। लेकिन मेरा मानना है कि अब समय बदलने लगा। 5% स्त्रियां भी अब ऐसे दिमाग को उपलब्ध होने लगी हैं जो चाहती हैं कि बिना शादी के ही कोई पार्टनर मिले जिसके साथ वो जी सकें, और ऐसा प्रेम संबंध बहुत बेहतर होता है, शादी के प्रेम संबंधों से थोड़ा अच्छा होता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं भी मिलता है तो भी मैं तुम्हें एक अलग तरीके की चीज बता रहा हूं, उसको थोड़ा समझना, ये बहुत लोगों के काम आने वाली है, इसलिए इसको सबके बीच पहुंचाने का प्रयास हो। बात ऐसी है कि जब भी कोई स्त्री विवाह करती है, अचानक जो प्रेमिका होती है उसका स्वरूप पत्नी वाला हो जाता है और वो बदल जाती है, इट इज फैक्ट। लेकिन ये बदलती क्यों है? ये बदलती है इसलिए क्योंकि इसका जो सॉफ्टवेयर है वो इस तरीके से निर्मित किया गया है कि जिस दिन इसको विवाह मिल जाएगा, अगले दिन से इसके स्वरूप बदल जाएंगे। एकदम ऐसा समझो कि ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें सब कुछ स्लीपिंग सेल्स में है। जैसे ही वो पंडित आएगा और विवाह के फेरे होंगे, वैसे तुरंत ही घटना बदल जाएगी। लेकिन इसको तोड़ा जा सकता है, एक तरीके से तोड़ा जा सकता है। आप उस लड़की से ये जानकारी लें कि वो किस तरीके का विवाह चाहती। वो चाहेगी घोड़े पे आओ या घोड़ी पे आओ, फिर वो पंडित हो, फेरे हों, मेरा अच्छा सा लहंगा हो, कहना ठीक है। उसका पूरा प्रोसेस पहले पता कर लो, फिर तो मुझे दिखा देना और मैं उस प्रोसेस को थोड़ा बदल दूंगा। विवाह तो होगा लेकिन प्रोसेस चेंज हो जाएगा। जैसे अगर वो चाहती है अच्छा लहंगा हो तो मैं कहूंगा जीन्स और पैंट में कर लो। अगर वो चाहती है घोड़े पे आओ तो तुम कहना मोटरसाइकिल पे आऊंगा।
ये सारे प्रोसेस बदल देने से मैं गारंटी लेता हूं इस चीज की कि वो जो प्रेमिका है वो उस विवाह के बाद तुम्हारे पास पत्नी नहीं पहुंचेगी बल्कि प्रेमिका ही पहुंचेगी। वो एक बॉर्डर लाइन क्रॉस करेगी, लेकिन क्योंकि उसकी वो धारणाएं पूरी नहीं हुई जो शादी से संबंध की धारणाएं हैं। फेरे होना, पंडित मत करो, बहुत से तरीके हैं। तुमने पश्चिम में देखा, लोग जहाज से पूछ के शादी कर रहे हैं, कोई समुद्र के अंदर जाके शादी कर रहा है, कोई नए नए तरीके से शादी कर रहे हैं। असल में ये सॉफ्टवेयर की ब्रेकिंग करने का एक तरीका है। ये सॉफ्टवेयर ब्रेक कर दो। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि तुम तंबाकू खाते हो, कोई व्यक्ति तंबाकू खाता हो और उसे तंबाकू खोलिए फट से खा के मजे हो। अब उसको बोलो कि तुम एक काम करो, तुम तंबाकू खाओ, लेकिन एक काम करके तंबाकू को हाथ पे रखो, इसको पहले 10 मिनट तक देखो, फिर 2 मिनट सूंघो, फिर हाथ से ऐसे ऐसे सहलाओ, इसमें देखो अंदर क्या है, और उसके बाद हरिओम 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 करते हुए खा जाओ। अगर तुम किसी इस प्रोसेस से उसको बोलो तंबाकू खा ले, तो वो तंबाकू का उसे वो स्वाद कतई नहीं आ सकता जो उसे आता है, जिसके कारण वो तंबाकू का गुलाम है। अगर वो दिन में 10 बार ऐसी तरीके से पुड़िया खाए तो मैं गारंटी लेता हूं हफ्ते भर में वो छूट जाएगी। उसी प्रकार आपके विवाह करने के प्रोसेस में अगर ये बंधन आता है तो इसको इस ढंग से भी तोड़ा जा सकता है। लिव इन रिलेशन टाइप का अगर तैयार हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तैयार हो तो फिर ये प्रोसेस किया जा सकता है। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं, इन सब के बीच में मैं चाहता हूं कि तुम अभी दुनिया में कूद के ये सब चीजें समझो। ये मैं तुम्हारे लिए बात कह रहा हूं। दूसरी बात इसलिए कह रहा हूं, अगर तुम कूद नहीं सकते तो फिर सब छोड़ के जियो। उस प्रोसेस में भी कुछ कठिनाइयां हैं। कैसे छोड़ने का मतलब, फिर अभी तुम क्या करते हो इस समय? अभी एमटेक कर रहा हूँ। क्यों कर रहे हो? छोड़ो। एमटेक करके क्या मिलेगा? एमटेक कर लोगे, उसके बाद तुम्हें एक अच्छी सी जॉब मिल जाएगी, जॉब में तुम्हें 1 लाख 1.5 लाख सैलरी मिल जाएगी। 1 लाख 1.5 लाख सैलरी लेके क्या करोगे? ये विचार आता है? आता है। तो इसको लेके क्या करोगे? आता है और नहीं। तो बस फिर तो छोड़ो सब। फिर सब छोड़ के क्या करोगे वो बताओ, क्या आता है? छोड़ के भी क्या करेंगे? यही लगता है कि जीने जैसा कुछ है नहीं। अगर कुछ बिना पेन की कोई आत्महत्या ऐसी होती हो वो कर लेनी चाहिए। यही देखो, तुम्हारा संवाद एक तरीके का ऐसा ही संवाद है जैसे कभी कृष्ण में गीता और अर्जुन, उसमें अर्जुन और कृष्ण का हुआ था गीता बोलते समय। अर्जुन की भी यही स्थिति थी कि सब पाके मैं क्या कर लूंगा। लेकिन एक छोटी सी बात, गीता को थोड़ा शॉर्ट में कर देता हूं। तुम जब तक जीवित हो तुम कर्म से नहीं बच सकते, बच ही नहीं सकते। कर्म तो तुम्हें करना पड़ेगा। कर्म का अर्थ नहीं होता कि सो जाना या खा लेना या दुकान चले जाना। ये इनमें से किसी को भी तुम फिल्टर करके कर्म में नहीं जोड़ सकते, बल्कि ये सभी कर्म हैं। कुछ इंट्रोवर्ड है, कुछ एक्सट्रोवर्ड है। जैसे तुम कुछ करोगे तो तुम ऑफिस चले जाओगे, दुकान चले जाओगे। कुछ नहीं करोगे तो घर पे रहोगे, अखबार पढ़ोगे, सो जाओगे। लेकिन कर्म तो कर्म है। जब तक इंद्रियां हैं इनसे मुक्ति नहीं, इनसे मुक्ति बिल्कुल नहीं है। और दूसरी बात ये, तुम सोचते हो कि तुम सुसाइड कर लो। सुसाइड करके भी मुक्ति कहां हो सकती है? सुसाइड करके ऐसा ही होगा जैसे रात को तुम सोते हो फिर सुबह उठ जाते हो। रात में सोते हो तो तुम्हें कोई तकलीफ होती, तो इसका मतलब है रात में तकलीफ विदा है, लेकिन उठते ही तकलीफ शुरू हो जाती। देखो मोहित, ये सारे जो चीजें हैं इनसे भाग के कोई समाधान नहीं। सारा समाधान है इसके बीच में अपने को बैलेंस करना। एक अंतर जगत है, एक बाहर जगत है। सुसाइड करके तुम सोचते हो अंतर जगत के हिस्से में चले जाओ, क्योंकि अंतर जगत दिक्कत नहीं देता। आप स्वभाव से इंट्रोवर्ट हो। इंट्रोवर्ट, आपको सोना पड़ जाए, आपको लेटे रहना पड़ जाए, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कुछ भी कर्म करना पड़े तो इसमें दिक्कत आती है। तो ये अनबैलेंस चीज है, इसको बैलेंस करने की जरूरत है।
कैसे किया जा सकता है उसके लिए तुम आए हो और वो मैं बताने का काम करूंगा कि इसको तुम किस तरीके से कर सकते हो कि अपने स्वभाव को दोनों दिशा में जा सकते हो। क्योंकि जो बहुत थक जाते हैं उनमें विरक्ति आती, जैसे आप में आई हुई है, लेकिन जिनमें विरक्ति आती है उनके लिए सन्यास का मार्ग है। लेकिन सन्यास का मार्ग क्या है? सन्यास का मार्ग फिर वही है जिसको कहा जा सकता है अंदर की यात्रा। लेकिन जब अंदर की यात्रा पूरी कर लोगे तो उसके बाद तुम्हें एक नई चीज का पता चलेगा, जो अंदर है वही बाहर, फिर वहीं पे आ गए। लेकिन वहां पे अब जब लौटोगे दोबारा तो पछताए हुए नहीं होगे। अभी जहां तुम खड़े हो वो हाफ साइड है लाइफ का, हाफ सर्कल है। इंट्रोवर्ट होना हाफ सर्कल है कि तुम आधे हिस्से पे चले गए, उधर से तुम इधर देखते हो तो तुम्हें पीड़ा महसूस होती है। बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं जो बहुत एक्सट्रोवर्ट होते हैं, बहुत काम करते हैं, उनको खाली बैठा दो तो पीड़ा होती है। मेरे परिवार में कई ऐसे लोग आके रहे जिनको कुछ भी करने को नहीं मिला, तो वो इसलिए भाग गए कि यहां करे क्या, यहां कुछ करने को है ही नहीं। उनको बड़ी बेचैनी हो गई इस चीज को लेके। तो ये प्रॉब्लम इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट के बीच में बैलेंसिंग ना बन पाने की प्रॉब्लम है। तो इस पे मैं काम करूंगा, इसके संबंध में धीरे धीरे हम बात करेंगे। बाकी और कोई दिमाग के कौतूहल प्रश्न हो तो उनको आप उठाएं।